दर्जी बहू का कमाल। राशि अपनी माँ सीमा के साथ मिलकर एक बुटीक चलाती थी। राशि जब छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद उसकी माँ ने सिलाई का काम करके राशि को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब राशि भी अपनी माँ की तरह ही बहुत अच्छी सिलाई करती थी। अरे राशि, मेरा सलवार कुर्ता तैयार हो गया है ना, मुझे शाम को फंक्शन में जाना है। आंटी जी, सूट पूरा रेडी है, बस डिजाइनर बटन लगाने बाकी हैं। मैं आपको आधे घंटे में दे दूंगी। आप सलवार में डिजाइन डोरी बोल रही थी ना, वो दुकान पर खत्म हो गई है, इसलिए माँ बाजार से लाने गई है। जैसे ही वो लाएंगी मैं आपका सूट तैयार कर दूंगी। अरे वाह, ये लीजिए माँ आ भी गई। अरे सीमा बहन जी, सूट थोड़ा जल्दी करवा दो, शाम का फंक्शन है। चिंता मत करो कावेरी बहन जी, मैं सामान ले आई हूँ, बस लगाना रह गया है। मैं आपको आधे घंटे में फोन कर दूंगी। ठीक है बहन, याद से मुझे फोन कर देना, मैं चलती हूँ। माँ तुम पहले कुछ खा पी लो, इतनी देर से बाजार में घूम रही हो। लाओ बटन और डोरी मुझे दो, मैं लगा देती हूँ। अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, अभी बाजार में पता है कौन मिला था? कौन मिला था माँ? अरे तुम्हारे पापा जिनकी फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी पत्नी मिली थी। मनोरमा देवी नाम है, बहुत अच्छे लोग थे। उनकी बेटी तुम्हारे बराबर की है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ रहने के लिए आ गए, तो उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आज मिली तो बता रही थी कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है। मैंने भी उन्हें बताया कि हम एक छोटा सा बुटीक चलाते हैं, तो खुश हुई सुनकर। बोल रही थी अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े सूट सिलवाने हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे जाना, अच्छे से तैयार कर देंगे हम लोग। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ ठीक है माँ। वैसे वो कब आएंगे? कल आएंगी अपनी बेटी के साथ सूट देने के लिए। अगले दिन मनोरमा अपनी बेटी पायल के साथ शादी के सूट देने के लिए आ जाती है। ये मेरी बेटी पायल है, इसी की शादी है। अच्छा, चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारे लिए शादी का बहुत बढ़िया सूट तैयार करेंगे। राशि बहुत ही अच्छे डिजाइनर सूट तैयार करती है। आओ पायल, मैं तुम्हारा नाप ले लेती हूँ। जल्दी लेना, मुझे काम से जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है बेटी? क्या तुम मुझे घर नहीं छोड़ोगी? क्या मैं यहाँ से फिर अकेले ही घर जाऊँ? हाँ मम्मी, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। एक काम करो, आप ऑटो या कैब बुक कर लेना। और हाँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और तुम्हारा नाप लेना हो गया? मैं जाऊँ? हाँ, मैंने नाप ले लिया है। उसके बाद पायल वहाँ से चली जाती है। इस लड़की को पता है कि मुझे ये ऑटो और कैब बुक करने नहीं आते हैं, फिर भी बार बार वही गलती करती है। शादी सर पर है और इसे घूमने से ही फुर्सत नहीं है, कहीं भी निकल जाती है। कौन समझाए, बिल्कुल नहीं सुनती। इसके पापा से कुछ कहूँ तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मायके में ऐश करने दो। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपकी कैब बुक कर देती हूँ। ये लो, हो गया। मनोरमा जी, कैब आने में अभी टाइम है, मैं सामने की दुकान से चाय मंगवा लेती हूँ, थोड़ी चाय पी लेना। थोड़ी देर बाद कैब आ जाती है और फिर मनोरमा वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपने पति को सीमा और उसकी बेटी के बारे में बताती है। तुम कैलाश की वाइफ से कपड़े सिलवा रही हो? हाँ जी, उन्होंने तो अपना अच्छा खासा बुटीक भी खोल रखा है। अच्छा, उन्होंने बुटीक खोला हुआ है, सुनकर बड़ी खुशी हुई। कैलाश भी बहुत ईमानदारी से मेरी दुकान पर काम करता था, बहुत ही नेक इंसान था वो। मुझे पता है, इसलिए मैंने सोचा पायल की शादी के सूट सिलवा लूंगी तो थोड़ा उन्हें भी फायदा हो जाएगा। पायल नहीं आई तुम्हारे साथ, तुम अकेली आई हो? आपको तो पता है जी, वो घर में टिकती कहाँ है, पता नहीं कहाँ घूमते रहती है। शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा आप भी समझाया करो। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। इधर राशि और उसकी मम्मी पायल की शादी के सारे सूट तैयार करने लगती हैं। कुछ दिनों में ही सारे सूट सिलकर मनोरमा के घर पहुंच गए थे। सूट बहुत ही सुंदर तैयार किए हैं राशि बेटा तुमने, इन पर बहुत ही सुंदर डिजाइन किया है तुमने। पायल बेटा देखो, तुम्हारी शादी के सूट आ गए हैं। मम्मी आपको पता तो है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको ठीक लग रहा है ना तो बस। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पार्लर की बुकिंग है, मुझे पार्लर जाना है। पायल, कल शादी है, तुम अकेले पार्लर जा रही हो, किसी को साथ लेकर जाओ। मम्मी, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। फिर राशि चली जाती है। अगले दिन पायल की शादी थी। मनोरमा और उनके पति ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। मनोरमा ने राशि और उसकी माँ सीमा को भी शादी में बुलाया था। सब लोग शादी में पहुंच चुके थे।
बस इंतजार था तो पायल के मंडप में आने का। पर जैसे ही मनोरमा पायल को लेने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि पायल वहाँ पर नहीं है। पायल एक चिट्ठी छोड़कर भाग गई थी। तभी राशि वहाँ से गुजरते हुए मनोरमा को रोता हुआ देख लेती है। उसे ये बात पता चल चुकी थी कि पायल शादी छोड़कर चली गई है। आंटी जी, पायल का नंबर होगा, आप कहें तो मैं कॉल करके देखती हूँ, क्या पता उठा ले। हाँ, मिलाओ तो जरा उसे फोन। राशि पायल के मोबाइल पर फोन मिलाती है। पायल राशि का फोन उठा लेती है। आंटी, पायल ने फोन उठा लिया है, ये लीजिए, बात कीजिए। पायल, तुम्हें पता है सब लोग आ चुके हैं, शादी का मंडप तैयार हो चुका है, मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं, लड़के वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम कहाँ हो और ये चिट्ठी में क्या लिख कर गई हो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है? ये सब क्या है बेटा? मम्मी, ये सब सच है, मुझे शादी करनी ही नहीं थी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आपने और पापा ने मेरी बात को नहीं माना, इसलिए अब मैं अपने प्यार के साथ भागकर शादी कर रही हूँ। अब मैं नहीं लौट सकती। इतना बोलकर पायल फोन काट देती है। फोन काट दिया? मेरी बेटी किसी और से शादी कर रही है, मैं क्या जवाब दूं सबको? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पायल के पिता को भी सारी बात पता चल जाती है। वो गुस्से से भर जाते हैं, पर उस समय कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। लड़के वालों को कमरे में बुलाकर सारी बात बताई जाती है। राशि भी वहीं पर खड़ी थी। अब एक ही रास्ता है जी, अगर आप लोग पायल की जगह राशि को अपने घर की बहू बना ले, और ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपकी मर्जी है। वैसे राशि बहुत अच्छी लड़की है, हम इसका भी कन्यादान वैसे ही करेंगे जैसे पायल का करना चाहते थे। समधे जी, हम जानते हैं हम गलत हैं, हमारी बेटी यहाँ से भाग गई है, हमारी इज्जत अब आपके हाथों में है। पायल के माता पिता रोने लगते हैं। तभी दूल्हा, जिसका नाम जतिन था, वो बोला, मुझे राशि से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। राशि, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? क्योंकि अगर पायल अब वापस भी लौटेगी तो भी मैं उससे शादी नहीं करूँगा। उसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है, पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं बूढ़े माता पिता को रुलाकर समाज के सामने उनकी इज्जत गिराकर यहाँ से बिना दुल्हन के जाऊँ। आंटी जी, अंकल जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर आंटी जी, अंकल जी, आपको तो पता ही है, मैं और मेरी माँ एक छोटा सा बुटीक चलाते हैं, और जतिन जी, आप इतने बड़े। राशि ठीक कह रही है मनोरमा जी, मुझे भी शादी से कोई ऐतराज नहीं है। मुझे तो वैसे भी राशि की शादी करनी ही थी, और फिर जतिन जैसा होनहार लड़का मेरी बेटी राशि को बहुत खुश रखेगा, ये मैं जान चुकी हूँ। पर भाई साहब, बहन जी, मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर एक छोटा सा बुटीक चलाती हूँ, ये बात मनोरमा जी जानती हैं। बहन जी, हमें राशि जैसी लड़की अपने घर में बहू मिले, हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हाँ बहन जी, हमें राशि बहू के रूप में स्वीकार है। सबकी रजामंदी से कुछ ही पलों में पायल की जगह राशि दुल्हन बनकर तैयार हो गई। राशि ने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े घर की बहू बनेगी, पर रिश्ते तो संजोग से मिलते हैं, और शायद राशि के किस्मत में ऐसे ही शादी करना लिखा था। सीमा भी बहुत खुश थी कि उसकी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। राशि के कारण मनोरमा के घर की इज्जत बच गई। समाज में उनका मान वैसे ही कायम रहा जैसा कि पहले था। मनोरमा अपने पति के साथ मिलकर राशि को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह विदा करती है। सबके आशीर्वाद से राशि खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है। एक समय की बात है, दिल्ली नाम के एक छोटे से शहर में राधिका अपने पति संतोष और अपनी सास दमयंती के साथ रहा करती थी। राधिका गर्भवती थी और कुछ ही महीनों में अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल था, सभी बहुत खुश थे, और फिर कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन राधिका को प्रसव पीड़ा होती है और उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल रूम के बाहर दमयंती और संतोष चिंता में खड़े होते हैं कि तभी डॉक्टर अपने हाथ में संतोष की संतान को लेकर आती है। डॉक्टर, क्या ये मेरी संतान है? ये ठीक तो है ना? और राधिका, वो ठीक है ना? आपको बेटी हुई है और वो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन हम राधिका जी को नहीं बचा पाए। ऐसा कहकर डॉक्टर संतोष की बेटी को दमयंती के हाथ में दे देती है। दमयंती जब बच्चे का चेहरा देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है,
हे भगवान, ना जाने हमारे घर में ये मनहूस कहाँ से आ गई। शक्ल से इतनी काली है कि कोयला का रंग भी इसके आगे कम पड़ जाए। ऊपर से टकली भी है, इसके सर पर एक भी बाल नहीं है। नहीं, ये मेरी पोती नहीं हो सकती। ऐसा कहकर दमयंती बच्ची को संतोष के हाथ में पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा संतोष समझ नहीं पाता कि वो अपनी बच्ची की इस दुनिया के आने की खुशी में खुश हो या फिर अपनी बीवी के इस दुनिया से चले जाने के दुख में दुखी हो। फिर भी जैसे तैसे वो खुद को संभालता है और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है, क्योंकि दमयंती संतोष के बच्चे को आंख उठाकर भी नहीं देखती। इसलिए वो खुद ही अपनी बेटी का नामकरण करता है और उसका नाम कनक रखता है। समय इसी तरह बीतने लगता है। कनक 1 साल की हो जाती है, परंतु दमयंती उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और उसे बहुत नफरत करती थी। फिर एक दिन जैसे ही संतोष ऑफिस से घर आता है, दमयंती उसे अपने पास बैठा लेती है और कहती है, देख संतोष, मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और तू भी जानता है कि तेरी उम्र अभी कुछ ज्यादा नहीं है। तेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है बिताने को। तू क्या अकेले रहकर अपनी पूरी जिंदगी नरक करना चाहता है क्या? मेरी बात मान और दूसरी शादी कर ले। मैंने लड़की को देख लिया है, लड़की बहुत सुंदर है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। बेचारी का पति एक सड़क दुर्घटना में मर गया। वो लोग भी लड़के की तलाश कर रहे हैं। देख, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और कब ये दुनिया छोड़कर चली जाऊँ ये भी नहीं जानती। इसलिए मेरे जीते जी तो वापस से अपना घर बसा ले। मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं देख सकती। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह बेटा, तूने हाँ करके मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। अच्छा सुन, शादी के पहले लड़की को मत बताना कि तेरी एक बेटी भी है। तू जानता है कि तेरी बेटी कितनी बदसूरत दिखती है। अगर उस लड़की को पता चल गया तो पता नहीं वो शादी करेगी भी या नहीं। पर माँ, ये तो गलत बात है। अरे कुछ गलत नहीं है। जब वो इस घर में आएगी तब हम उसे सब बता देंगे। संतोष अपनी माँ की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए वो दूसरी शादी के लिए हाँ कर देता है और फिर कुछ ही दिनों में अच्छा मुहूर्त देखकर दमयंती संतोष और मोहिनी की शादी करा देती है। मोहिनी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी 3 साल की बेटी रूपाली भी अपनी माँ की ही तरह अत्यंत आकर्षक और खूबसूरत थी। शादी के बाद मोहिनी और रूपाली संतोष के घर आ जाती है। रूपाली मोहिनी का हाथ छुड़ाकर पूरे घर में घूमने लगती है। तभी घूमते घूमते रूपाली कनक के रूम में पहुंच जाती है। जैसे ही वो कनक को देखती है, वो चिल्ला पड़ती है, चुड़ैल, यहाँ पर चुड़ैल है। रूपाली के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उसके पास जाते हैं। तभी मोहिनी की नजर भी कनक पर पड़ जाती है और वो संतोष से पूछती है, संतोष जी, ये कौन है? मोहिनी, ये मेरी बेटी कनक है, मेरी पहली पत्नी की बेटी। पर आपने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था कि आपकी कोई बेटी भी है। अरे मोहिनी बहू, ये रहे या ना रहे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए ये बहुत मनहूस है, इसलिए हमने तुझे इसके बारे में नहीं बताया। और तू चिंता मत कर, तुझे इसका ध्यान रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बस अपना और संतोष का ध्यान रख। ऐसा कहकर दमयंती मोहिनी को उसके कमरे में ले जाती है। समय इसी तरह बीतने लगता है। कनक को संतोष के अलावा कोई भी प्यार नहीं करता था, न ही कोई उसके तरफ दया भावना से देखता था। देख कनक बेटा, मैं तेरे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक लेकर आया हूँ। थैंक यू पापा, एक आप ही हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे खुश करने में लगे रहते हैं, वरना इस घर में कोई और तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना तेरे लिए। मैं तुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगा और इतना प्यार दूंगा कि तुझे किसी और के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। संतोष कनक को इतना प्यार करता था, ये देखकर मोहिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन अचानक से दमयंती के घुटनों में तेज दर्द उठता है, इसलिए संतोष दमयंती को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल जाने लगता है कि तभी उनकी गाड़ी का हाईवे पर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें संतोष और दमयंती की मौके पर ही मौत हो जाती है।
कनक का एकमात्र सहारा भी उससे छिन जाता है और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके सौतेली माँ का व्यवहार उसके साथ अब और भी ज्यादा बुरा हो जाता है। माँ, मेरी टीचर आज बहुत गुस्सा कर रही थी। वो कह रही थी कि मैंने कई महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है। प्लीज आप जल्द से जल्द मेरी स्कूल की फीस भर दीजिए। मुझसे तो तू अब बिल्कुल उम्मीद मत रख कि मैं तेरे स्कूल की फीस भरूंगी। मेरे लिए तू जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पता होता कि तुझ जैसी काली गंजी मनहूस लड़की इस घर में रहती है तो मैं इस घर में शादी करके कभी नहीं आती। तेरा बाप भी खुद तो मर गया और तुझे मेरे सर पर छोड़ गया। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर कनक का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी रूपाली वहाँ आ जाती है। माँ, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मेरी फ्रेंड की शादी है और मुझे पहनने के लिए एक सुंदर सा लहंगा और मेकअप करने के लिए एक अच्छी सी मेकअप किट चाहिए। हाँ बेटा, अभी निकाल कर देती हूँ। एकदम बढ़िया क्वालिटी का लहंगा लेना जिसमें तू एकदम परी जैसी दिखे। मैं चाहती हूँ कि पूरी शादी में मेरी बेटी जैसा सुंदर कोई ना दिखे। आपके बेटे जितनी सुंदर कोई है भी नहीं माँ। ये बात तो तूने 100 आने की सच कही है। ये सब देखकर कनक आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और फिर एक दिन रूपाली अच्छे से तैयार होकर घर से निकल जाती है। वो सुबह की निकली होती है और अब शाम हो जाती है। मोहिनी चिंता में आ जाती है। वो कई बार रूपाली को फोन भी लगाती है परंतु रूपाली फोन नहीं उठाती। पता नहीं मेरी बच्ची ठीक भी है या नहीं। सुबह से शाम हो गई है, उसका कोई अता पता नहीं है। उसने कहा था कि शादी जल्द ही खत्म हो जाएगी पर अब तो रात होने वाली है। हे भगवान, कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो ना गया हो। इतनी चिंता करने के कारण मोहिनी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। यह देखकर कनक मोहिनी से कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए, दीदी घर आ जाएंगी। वैसे भी शादी जैसे फंक्शन में टाइम लग जाता है। तुझसे कितनी बार कहा है मुझे माँ कहकर मत बुलाया कर। तेरी माँ नहीं हूँ मैं और तुझे रूपाली की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जा यहाँ से, मेरे सर में वैसे ही बहुत तेज दर्द हो रहा है। कनक से मोहिनी की ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो रूपाली को ढूंढने निकल जाती है। परंतु जब वो शादी के कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि शादी कल की है। अगर शादी कल की है तो दीदी अभी कहाँ गई है? तभी जिस घर के एड्रेस पर कनक आई थी उस घर से एक लड़की निकलकर बाहर आती है। अगर तुम रूपाली के बारे में पूछने आई हो तो मैं बता देती हूँ कि रूपाली क्लब गई है और वो भी अपने आवारा दोस्तों के साथ। मैंने उसे कई बार मना किया परंतु उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद कनक उस लड़की के बताए हुए क्लब के एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि रूपाली अपने आवारा दोस्तों के साथ दारू पीकर पार्टी कर रही होती है। जैसे ही रूपाली की नजर कनक पर पड़ती है वो म्यूजिक रुकवाकर तेज आवाज में कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे यहाँ का एड्रेस किसने बताया? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी, आप घर चलिए। माँ आपका इंतजार कर रही है। आपकी वजह से वो बहुत चिंता में है और इसी कारण उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। जब रूपाली के बाकी दोस्त कनक को देखते हैं तो वो उसका मजाक बनाने लगते हैं। रूपाली, ये टकली तेरी बहन है? हे भगवान, विश्वास नहीं होता तुम दोनों बहनें हो। अरे ये मेरी बहन नहीं है, मेरी सौतेली बहन है। और तुम लोग भी मुझे किससे कंपेयर करने में लगे हो? मैं कहाँ और ये कहाँ? उसके बाद रूपाली भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कनक का मजाक बनाने लगती है। कनक आंखों में आंसू लिए क्लब के बाहर आ जाती है। अगर मेरा रंग काला है, मेरे सर पर बाल नहीं है और मैं बदसूरत हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है? भगवान ने मुझे ये रूप दिया है, आखिर इसमें मेरा क्या दोष है जो ये लोग मुझे ऐसे नामों से बुलाते हैं? क्यों वो मेरा इतना मजाक बनाते हैं? आखिर मैंने क्या किया है? ऐसा कहकर कनक रोने लग जाती है कि तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी एक घायल चिड़िया पर जाती है। हे भगवान, ये चिड़िया तो बहुत घायल है। मुझे इसकी मरहम पट्टी करनी होगी, नहीं तो ये यहीं पर अपने प्राण त्याग देगी। कनक जल्दी से एक केमिस्ट पर जाती है और कुछ दवाई खरीदकर उस चिड़िया की चोट पर लगा देती है। कनक के ऐसा करते ही वो चिड़िया एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कनक। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं इस रूप में हमेशा के लिए कैद रहती। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत दिखाना मेरा फर्ज है। अगर ऐसा है, तुम दयालु के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। अगर ऐसा है तो आप मुझे खूबसूरत बना दीजिए। लोग मेरे इस रूप का बहुत मजाक बनाते हैं। अगर मैं खूबसूरत हो जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक नहीं बनाएंगे और मैं शांति से इस दुनिया में जी पाऊंगी। कनक के इतना कहते ही परी कुछ मंत्र पढ़ती है और अपनी छड़ी घुमाती है। परी के ऐसा करते ही कनक अत्यंत सुंदर हो जाती है और उसका सपाट सर बालों से भर जाता है। उसके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। साथ ही साथ मैंने तुम्हारे बालों को अत्यधिक लंबा कर दिया है। और ये बाल कोई मामूली बाल नहीं है, ये जादुई बाल हैं। इन बालों के आगे तुम कोई भी इच्छा प्रकट करोगी तो वो पूरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। इसके बाद वो परी वहाँ से चली जाती है और कनक भी अपने घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि रूपाली वहाँ पहले से ही मौजूद है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, मैं कनक हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? इसके बाद कनक रूपाली और मोहिनी को सारी बात बताती है और उन्हें ये भी बताती है कि अब उसके बाल जादुई हो गए हैं। ये सुनकर मोहिनी कहती है, मुझे माफ कर दे कनक बेटा। मैंने तुझे गुस्से में कितना कुछ कह दिया, पर मैं सच कह रही हूँ। मैं रूपाली की चिंता में थी, इसलिए मैंने तुझे इतना कुछ कहा। और हाँ, मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने तेरे साथ कितना गलत किया है। मैंने आज तक जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा। कनक बहुत भोली थी। अपनी माँ के 2 मीठे शब्द सुनते ही वो उसे माफ कर देती है। बेटा तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए तेरे मनपसंद आलू के पराठे बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर मोहिनी रसोई में चली जाती है। मोहिनी के पीछे पीछे रूपाली भी जाती है। माँ, क्या अभी अभी आपने जो कहा वो सच था? बिल्कुल भी नहीं। अरे मुझे तो वो लड़की अभी भी फूटी आँख नहीं लुभाती, पर अब उसके पास वो जादुई बाल हैं। इसलिए मैंने प्लान बनाया है कि मैं उसके पराठे में नशे की दवाई मिला दूंगी और फिर उसे खाते ही वो बेहोश हो जाएगी। जिसके बाद हम उसके जादुई बाल काट लेंगे और उसके बाद हम उस जादुई बाल के जादू का इस्तेमाल करेंगे और इस दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। क्या बात है माँ, आपने तो बड़ा ही कमाल का आइडिया निकाला है। इसके बाद मोहिनी नशे वाले पराठे बनाती है और कनक को खिला देती है। कनक भी खुशी खुशी में पराठे खा लेती है और फिर वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मोहिनी और रूपाली कैंची की मदद से कनक के जादुई लंबे बाल काटने लग जाती है। लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है। वो कैंची मोहिनी और रूपाली दोनों के बाल काट देती है और उन दोनों को गंजा कर देती है। साथ ही साथ वो दोनों बहुत ही बदसूरत भी हो जाती है। जैसे ही कनक को होश आता है, वो मोहिनी और रूपाली को इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है और इसके बाद उसे सारी कहानी का पता चलता है। माँ, दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको कुछ भी चाहिए था तो मुझे आप बता देती। मैं अपने जादुई लंबे बालों के जादू से सब कुछ आपको दे देती, लेकिन आपने मेरा फायदा उठाया और मुझे धोखा दिया। मैं बचपन से आप दोनों के साथ सिर्फ इस उम्मीद से रहती आई कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप दोनों मुझे प्यार करेंगे, पर शायद मैं गलत थी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर कनक अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है और अपने जादुई लंबे बालों की मदद से एक छोटा सा घर ले लेती है और अपने जादुई बालों की सहायता से अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है और हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है।